नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आज के इस सेशन में। करंट अफेयर्स की जो हम लोग सीरीज कर रहे थे करंट एक्सप्रेस के नाम से, उसी सीरीज में आज अगला वीडियो है। इसके पहले भी वीडियोस आ चुकी है जिसमें मैं आपको इन्फॉर्मेशन दिया था कि जो भी एग्जाम्स अभी आने वाले हैं, चाहे वो वार्डन हो, आरआई हो, एडीओ हो, कोई भी एग्जाम्स पीएससी और व्यापम के, तो उसमें सारे एग्जाम्स में आपके इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को मैं लेकर यहाँ पर आ रहा हूँ। उसके वीडियोज मैं बना रहा हूँ अल्टरनेट डेज पे, जिससे आप लोगों को करंट अफेयर्स पढ़ने में हेल्प हो सके। एक टॉपिक के अंदर आप लोग देखे होंगे मैं कई सारी चीजें उसको एक्सप्लेन करता हूँ, सारी चीजों को कवर करता हूँ। तो मुझे उम्मीद है कि आप सबको ये सीरीज अच्छी लगेगी। अगर ये सीरीज अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये करंट अफेयर्स की सीरीज कैसी लग रही है। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा प्रयास अच्छा लगेगा। स्टार्ट करते हैं आज की करंट अफेयर्स की जो सीरीज है वो। इसमें भी आज की वीडियोस में भी हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर करने वाले हैं, जो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसकी पीडीएफ आप सबको मिल गई होगी, टेलीग्राम चैनल पे पीडीएफ डल गया था, तो पीडीएफ आप वहां से ले सकते हैं। जब जिसका स्ट्रीमिंग होगा तो उसके बाद फिर आप पीडीएफ वहां से आपको मिल जाएगा इसका। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है आपको ये अच्छा लगेगा। चलो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी लिए हैं, इसमें कुछ थ्योरी भी मैं आपको बताऊंगा, तो आप लोग ध्यान से समझिएगा उसको। 26 से 28 जून 2022 के बीच के मध्य G7 राष्ट्रों का 48वां शिखर सम्मेलन 2022 कहाँ संपन्न हुआ था? G7 राष्ट्रों का 48वां शिखर सम्मेलन। अभी G7 राष्ट्रों के बारे में सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। पहले सबसे पहले याद रखना, देखो फैक्चुअल क्वेश्चन ही आते हैं, तो याद रखना इसको पहले लगाने का कोशिश करो वीडियो को पॉज करके। ठीक है, वीडियो को पॉज करके आप लोग लगाने का कोशिश करिएगा, उसके बाद फिर इसको देखिएगा। ठीक है, तो ये हुआ था श्लास एल्माउ, ये आंसर आ जाएगा उसका ए, श्लास एल्माउ। ए श्लास एल्माउ में हुआ था G7 देशों का 48वां। तो कौन से क्रम का था ये भी याद रखना, 48वें क्रम का था। और कहां आयोजित हुआ था? श्लास एल्माउ में आयोजित हुआ था, ये भी आप लोग याद रखेंगे। अब G7 देशों के बारे में हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट चीजें देख लेते हैं। देखो G7 क्या है ये देखते हैं। अध्यक्ष का चयन G7 में कौन कौन से सदस्य देश हैं उसको भी मैं आपको बताऊंगा। G7 का जो अध्यक्ष है वो रोटेशन प्रणाली के आधार पर इसका चयन होता है, मतलब रोटेट होते रहते हैं। एक अध्यक्ष परमानेंट नहीं रहता है, हर साल वो लोग रोटेट होते रहते हैं। ठीक, तो अध्यक्ष का चयन किसके आधार पर होता है? रोटेशन प्रणाली के आधार पर होता है। कितने सदस्य देश हैं? तो इसमें सदस्य देशों की संख्या है कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूके, यूएसए, यूरोपीय यूनियन। तो कौन कौन से देश हैं? कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूके, यूएसए और यूरोपीय यूनियन, ये G7 देश हैं। ठीक है, G7 देश कौन है बोलेगा तो ये ध्यान रखिएगा। एक अनौपचारिक संगठन है और कोई चार्टर नहीं है, मतलब इसके कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं है, कोई उसके अलावा ऐसा कोई रूल रेगुलेशन इसका नहीं है। और कोई भी सचिवालय या मुख्यालय अगर है तो G7 देशों का कोई सचिवालय मुख्यालय नहीं है, नहीं कोई रूल्स है। ये इतने देश इसमें सदस्य देश शामिल है और रोटेशन प्रणाली के आधार पर इसके सदस्यों का चुनाव होता है। इतनी चीजों को याद रखिएगा। स्लाज एल्माउ में इस बार इसका 48वां शिखर सम्मेलन हुआ है। ठीक, इतना ध्यान रखिएगा इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको लगाओ, आप लोग अटेम्प्ट करो। काशी यात्रा परियोजना की शुरुआत किस राज्य सरकार द्वारा किया गया है? काशी यात्रा परियोजना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक या गुजरात? बताइए, काशी यात्रा परियोजना की शुरुआत किस राज्य सरकार द्वारा किया गया है? आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक या गुजरात? काशी यात्रा परियोजना जो है वो चालू की गई है कर्नाटक सरकार के द्वारा। कर्नाटक सरकार के द्वारा ये चालू की गई है और इस योजना के माध्यम से हर साल, ठीक है, 30,000 लोगों को 5,000 रुपए, ठीक है, प्रति वर्ष 30,000 लोगों को 5,000 रुपए की राशि दी जाएगी। काशी वाराणसी में जो काशी विश्वनाथ टेम्पल है, काशी विश्वनाथ का प्रसिद्ध मंदिर है, वहां की यात्रा करने के लिए हर यात्री को 5,000 रुपए सरकार की तरफ से सहायता दी जाएगी। जीवन में केवल एक बार मिलेगी। उसका उम्र 18 साल से ऊपर होना चाहिए। आप आधार कार्ड वगैरह लेके जाएंगे। तो कर्नाटक सरकार ने चालू किया है, काशी विश्वनाथ टेम्पल जाने के लिए हर व्यक्ति को 5,000 रुपए की राशि दी जाएगी, सहायता राशि। तो अगर आपको पूछे कि किस सरकार के द्वारा चालू किया गया है, तो कर्नाटक सरकार के द्वारा। और ये स्कीम क्या है बोले तो मैं आपको जो बताया वो ये स्कीम है। 5,000 रुपए, 30,000 लोगों को सेलेक्ट करके 5,000 रुपए की राशि दी जाएगी। 7 करोड़ रुपए इसके लिए अभी क्या किया गया है? सैंक्शन किया गया है, याद रखना। जून 2022 में किस देश के नूरी रॉकेट का सफल प्रक्षेपण किया है? सफल प्रक्षेपण नूरी रॉकेट, नूरी एक लॉन्चिंग पैड है, ठीक है। भारत, दक्षिण कोरिया, पाकिस्तान, इजराइल। नूरी रॉकेट का सफल प्रक्षेपण किस देश ने किया है?
भारत, दक्षिण कोरिया, पाकिस्तान, इजराइल। इसका आंसर आएगा साउथ कोरिया। नूरी रॉकेट कहाँ का है? साउथ कोरिया ने इसका सफल प्रक्षेपण किया है। अब ये नूरी जो है वो साउथ कोरिया का एक प्रक्षेपण केंद्र है। नूरी जो है क्या है? साउथ कोरिया में एक ठो लॉन्चिंग स्टेशन है जहां से लॉन्च किया जाता है स्पेस शिप को, ठीक है। तो यहां पर किया गया साउथ कोरिया। तो नूरी रॉकेट का प्रक्षेपण कौन किया बोलेगा तो साउथ कोरिया। या अगर इसको उल्टा करके भी पूछ सकता है, साउथ कोरिया ने हाल ही में कौन से रॉकेट का प्रक्षेपण किया है बोलेगा तो नाम है उसका नूरी। ठीक, इसको याद रखिएगा। अब देखो 12 जुलाई 2022 को टाइम मैगजीन ने विश्व के 50 महानतम स्थलों की सूची 2022 में जारी की है। इस सूची के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ठीक, तब इसमें इस सूची में भारत के 2 स्थान अहमदाबाद और केरल शामिल हैं। दूसरा कथन है इस सूची में रास अल खैमाह यूएई की शामिल नहीं है। और तीसरा है सूची में अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन भी शामिल किया गया है। अब इसमें बताना है 1 और 3 सही है, 1 और 2 सही है, 2 और 3 सही है या सभी सही है। तो याद रखना टाइम मैगजीन ने 2022 में विश्व के 50 महानतम स्थलों की सूची जारी की है, जिसमें से भारत के 2 शहर शामिल हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, आपको पूछेगा तो यही पूछेगा। कथन कारण वाले सवाल तो व्यापम पूछता नहीं है, अगर आपको पूछेगा तो यही सवाल पूछेगा कि कौन कौन से शामिल है। लेकिन सारी चीजों को बताने के लिए मैं इसको कथन कारण के रूप में लिया हूं। ये आएगा आपका अहमदाबाद और केरल। देश के 2 शहर शामिल हैं, अहमदाबाद और केरल। टाइम मैगजीन में महानतम स्थलों की सूची में विश्व के 50 शहरों में भारत के 2 शहर शामिल हैं, अहमदाबाद और केरल। अहमदाबाद और केरल, अहमदाबाद और केरल, इसी को याद रखना। और ये जो है वो गलत है, यूएई शामिल नहीं है। और सूची में अंतरराष्ट्रीय स्पेस स्टेशन को भी शामिल किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 और 3 सही, मतलब ऑप्शन नंबर 1, 1 और 3 सही। कौन कौन सा शामिल किया गया है? अहमदाबाद और केरल 2 शहर, और अंतरिक्ष स्टेशन को भी शामिल किया गया है। ये दोनों चीज को आप लोग याद रखना। चलो आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने खादी और ग्रामोद्योग आयोग के नए अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किया? खादी और ग्रामोद्योग आयोग के नए अध्यक्ष के रूप में पदभार किसने ग्रहण किया? बताओ। खादी और ग्रामोद्योग आयोग के नए अध्यक्ष के रूप में मनोज कुमार, मनोज सोनी, दिवांकर सिंह, विनय कुमार सक्सेना। तो इसका आंसर क्या आएगा? मनोज कुमार, मनोज सोनी, दिवांकर सिंह और विनय कुमार सक्सेना। इसका आंसर आएगा मनोज कुमार, मनोज कुमार, डॉक्टर मनोज सोनी। ऑप्शन आ जाएगा बी, डॉक्टर मनोज सोनी ने खादी एवं ग्रामोद्योग के नए अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किया है, डॉक्टर मनोज सोनी। खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग के बारे में हम लोग कुछ और चीज देख लेते हैं। अच्छा एक सेकंड, इसको करेक्ट करिएगा, मनोज कुमार है ना। खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग के अध्यक्ष मनोज कुमार, मनोज कुमार। खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग के बारे में हम लोग कुछ चीजें देख लेते हैं। देखो मनोज कुमार ने पदभार ग्रहण किया है, तो अध्यक्ष को पूछेगा तो मनोज कुमार। खादी और ग्रामोद्योग आयोग केवीआईसी के नए अध्यक्ष के रूप में ग्रहण किया है। इससे पहले कौन थे? विशेषज्ञ सदस्य विपणन, केवीआईसी में ये विशेषज्ञ सदस्य थे। मनोज कुमार जो थे वो विशेषज्ञ सदस्य थे। उसमें विशेषज्ञ सदस्य को सलाह देने के लिए रहते हैं। 15 जुलाई 2022 को इन्होंने पदभार ग्रहण किया है। और इसके पहले विनय कुमार सक्सेना थे, तो विनय कुमार सक्सेना का स्थान किन्होंने लिया है? मनोज कुमार ने लिया है। विनय कुमार सक्सेना पहले खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग के अध्यक्ष थे, उनका स्थान किसने लिया है? किसने लिया है? आपका मनोज कुमार ने लिया है। केवीआईसी खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग की स्थापना सन 1956 में हुई थी। कब हुई थी? 1956 में हुई थी। और इसका मुख्यालय मुंबई में है। तो आप याद रखना, इसकी स्थापना 1956 में, इसका मुख्यालय अगर पूछे तो मुंबई महाराष्ट्र में है। अभी वर्तमान अध्यक्ष मनोज कुमार हैं और इसके पहले के अध्यक्ष विनय कुमार सक्सेना थे। ठीक, तो खादी एवं ग्रामोद्योग के बारे में भी मैं आपको सारी चीजें बता दी हैं। चलो आगे बढ़े। 9 से 20 मई 2022 के मध्य यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन टू कॉम्बेट डिजर्टिफिकेशन यूएनसीसीडी की 15वीं कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टी COP 15 की बैठक कहां संपन्न हुई? देखो COP के बारे में मैं आपको बता देता हूं। COP का फुल फॉर्म क्या होता है? COP फुल फॉर्म क्या होता है और ये है क्या? कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, इसका फुल फॉर्म है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, COP। देखो COP क्या है? यूनाइटेड नेशंस, यूएन में जो सदस्य देश हैं, यूएन में जो सदस्य देश हैं उनका समूह है। यूनाइटेड नेशंस में जो सदस्य देश हैं उनका एक समूह है COP। उसके तहत ये लोग क्या करते हैं? कार्बन एमिशन बहुत ज्यादा बढ़ रहा है विश्व में, जिसके कारण ग्लोबल वार्मिंग की समस्या आ रही है। और जो टेम्परेचर है
पृथ्वी का वो बहुत ज्यादा बढ़ते जा रहा है। तो जिसके कारण कार्बन एमिशन, कार्बन जब उत्सर्जन होता है तो कार्बन एमिशन, एक तो दो चीजें, दो नुकसान है, एक तो गर्मी को बढ़ा रहा है, दूसरा चीज ओजोन लेयर पे छेद कर रहा है। तो उससे क्या होगा, सूर्य की पराबैंगनी विकिरण क्या करेगी, हमारे शरीर पर पड़ेगी। तो इसी से बचने के लिए, कार्बन एमिशन को कम करने के लिए नेट जीरो के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, मतलब ऐसा लक्ष्य प्राप्त करना जिससे कार्बन एमिशन जीरो हो जाए, इस सम्मेलन का आयोजन किया जाता है, सीओपी। तो इसी का जो सीओपी 15 है वो आयोजन हुआ है कहां, अबिद अबिद अबिदजान में। कहां, डी आएगा अबिदजान में, अबिदजान में। ठीक, अब यहां पर क्या बोला जा रहा है कि नेट जीरो कार्बन, कार्बन एमिशन को कम करने के लिए कहा जा रहा है। तो देखिए, कोई भी देश के डेवलपमेंट के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है औद्योग का विकास होना, इंडस्ट्रीज का विकास होना। अब हमारे देश का कहना है कि हमने तो बहुत ज्यादा इंडस्ट्री, कार्बन एमिशन में सबसे फर्स्ट नंबर पे है चाइना, सेकंड नंबर पे है अमेरिका, क्योंकि जितने भी इंडस्ट्रीज हैं, जितने भी प्लांट्स हैं, कहाँ है, चाइना में, अमेरिका में है। तो उन्होंने क्या किया है, एक टाइम पे औद्योगिकीकरण का भरपूर फायदा उठाया है, इंडस्ट्रीज को पूरा एकदम डेवलप किया है, और वही लोग सबसे ज्यादा एमिशन कर रहे हैं। तो वो लोग को सबसे पहले क्या करना चाहिए, एमिशन को अपना कम करना चाहिए। और यूनाइटेड नेशंस क्या कर रहा है, भारत को एमिशन कम करने। तो भारत तो औद्योगिक क्षेत्र में उतना डेवलप्ड है ही नहीं। तो यहाँ प्राइम मिनिस्टर का कहना है कि हम धीरे धीरे करेंगे, हम तो अभी डेवलप कर रहे हैं इंडस्ट्रीज, हमको हमारे देश को विकसित देश बनाने के लिए इंडस्ट्रीज तो लगाना ही पड़ेगा हमको। जो देश बहुत ज्यादा क्षति पहुंचा रहे हैं और ऑलरेडी विकसित हो चुके हैं, वो लोग को थोड़ा कम करने के लिए कहा जाए करके प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का कहना है इसमें। ठीक, तो वो कोशिश की जा रही है नेट जीरो एमिशन को, भारत में प्राइम मिनिस्टर ने अभी बयान दिया कि 2070 तक नेट जीरो एमिशन पूरे वर्ल्ड में अचीव कर सकते हैं करके। फिर भी धीरे धीरे इस स्तर पर कुछ ना कुछ इस पे किया जा रहा है। ठीक, तो अबिदजान, वो याद रखना, अबिदजान में किया गया है। 9 से 20 मई 2022 के मध्य यूनाइटेड नेशन कंजर्वेशन टू कॉम्बेट डिजर्टिफिकेशन की यूएनसीसीडी की 15वीं कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज सीओपी की बैठक 2022 में अबिदजान, आइवरी कोस्ट में आयोजित हुई है। सीओपी 15 का मुख्य विषय लैंड लाइफ लीजेसी फ्रॉम स्केरसिटी टू प्रॉस्पेरिटी था। सीओपी 15 ने भूमि के भविष्य के सतत प्रबंधन में प्रगति के लिए विश्व भर की सरकारों, निजी क्षेत्र, नागरिक समाज और अन्य प्रमुख हितधारकों को एक साथ लाया। इसमें केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने भारतीय प्रतिनिधिमंडल का रूप में सम्मिलित हुए। देखो, सीओपी के बारे में मैं बता रहा था आपको, बेसिकली ये जो सम्मेलन था वो बेसिकली कॉन्सेंट्रेटेड था कि ये एक साथ करने के लिए विश्व भर के सरकारों, निजी क्षेत्र और नागरिक समाज और अन्य प्रमुख हितधारकों को एक साथ लाने के लिए, ताकि डेवलपमेंट किया जा सके। सीओपी 14 की बैठक की मेजबानी भारत ने की थी और ये 2 से 13 दिसंबर 2019 के मध्य नई दिल्ली में आयोजित हुआ था। सीओपी 14, सीओपी 14 नई दिल्ली में आयोजित हुआ था 2 से 13 सितंबर को 2019 में। अभी सीओपी 15 की मेजबानी कौन की है, अबिदजान। तो इसको भी याद रखना, इसको भी याद रखना, ठीक है। तो सीओपी से रिलेटेड जितनी भी चीजें सारे मैं आपको बता दिया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जुलाई 2022 में भारत के किस पड़ोसी देश में स्टार्टअप क्षेत्र को प्रोत्साहित करने हेतु पहला कैंपस आधारित आईटी बिजनेस इंक्यूबेटर शुरू हुआ? बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल या भूटान? चलो बताओ। पहला कैंपस आधारित आईटी बिजनेस इंक्यूबेटर शुरू हुआ है, मतलब स्टार्टअप को प्रोत्साहन देने के लिए, मतलब वहां जो स्टार्टअप हो रहा है उसको इनकरेज करने के लिए एक आईटी बिजनेस इंक्यूबेटर शुरू किया गया है। इसका आंसर आएगा बांग्लादेश, बांग्लादेश के चिकमंगलुर। अभी बताता हूं, ठीक है, इसके बारे में थोड़ा और देख लेते हैं। बांग्लादेश ऑप्शन आ जाएगा ए, बांग्लादेश। देखो, पहला कैंपस आधारित आईटी बिजनेस इंक्यूबेटर शुरू हुआ है कहां? जुलाई 2022 में चालू हुआ है। कब चालू हुआ है? जुलाई 2022 में। कहां? चट्टोग्राम, बांग्लादेश। चट्टोग्राम, बांग्लादेश के चट्टोग्राम में क्या किया गया? आईटी बिजनेस इंक्यूबेटर। ये बेसिकली स्टार्टअप करने वाले जो हैं, जो उद्यमी हैं, उन लोग को प्रोत्साहन देने के लिए चालू किया गया है। स्टार्टअप क्षेत्र को प्रोत्साहित करना इसका उद्देश्य है। और किसके द्वारा चालू किया गया? बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना द्वारा चटगांव अभियांत्रिकी और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, चटगांव इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में वर्चुअली इसको प्रारंभ किया गया। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री कौन है? शेख हसीना है। ठीक, तो याद रखना कहां चालू किया गया? चट्टोग्राम में चालू किया गया है। इसका उद्देश्य है स्टार्टअप क्षेत्र को प्रोत्साहित करना, स्टार्टअप को प्रोत्साहित करना। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में चर्चा में रहे शिंजो आबे से संबंधित निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। शिंजो आबे को अच्छे से याद रखिएगा, इनका इंडिया के साथ बहुत अच्छे संबंध थे और उनकी अभी मृत्यु हो गई है, हत्या कर दी गई है उनकी। ठीक, तो इसको पहले अपन देख लेते हैं। इससे रिलेटेड सारी चीजों को मैं लेके आया हूं, सारी चीजों को आपको बता देता हूं। शिंजो आबे से संबंधित जो भी चीजें पूछे जा सकती, उसके बाद अपन क्वेश्चन पे जाएंगे, तो आपको सारे क्वेश्चन आपको सॉल्व हो जाएंगे। ठीक, इसको देखो पहले।
जापान के पूर्व प्रधानमंत्री थे, जापान के पूर्व प्रधानमंत्री थे। 8 जुलाई 2022 को एक सभा में उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई, होन्शु के कंसाई क्षेत्र के नारा शहर में। कहां हत्या हुई? होन्शु के कंसाई क्षेत्र के नारा शहर में। वो नारा शहर था होन्शु, होन्शु के कंसाई क्षेत्र के नारा शहर में उनकी हत्या कर दी गई। शूटर जो था वो एक स्नैप शूटर था, वो उसने क्या कर दिया, डायरेक्ट गोली मार दी गले के पास पर उनके, और वो उसके बाद गिरफ्तार भी हो गया। ठीक है, उसको गिरफ्तार भी हो गया, उस पर केस चल रहा है। तो जन्म हुआ था 21 सितंबर 1954 को। 2006-7 तथा 12 से 20 के बीच लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी के से प्रधानमंत्री नियुक्त हुए थे। याद रखना, 2006-7 और 2012 से 20 के बीच लिबरल, मतलब उन्होंने उस क्षेत्र में काम किया। 2006-7 और 2012 से 20 के बीच वहां पर क्या थे? प्रधानमंत्री थे जापान के। कौन से पार्टी से संबंधित है? लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी, लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी। प्रधानमंत्री के रूप में उनका कार्यकाल कब से कब तक रहा है? 2006 में बने थे, और उसके बाद 2012 से 20 तक बहुत लंबे कार्यकाल के लिए प्रधानमंत्री बने थे। और इसी कार्यकाल के दौरान भारत से उनके अच्छे संबंध स्थापित हुए। बुलेट ट्रेन चलाना भारत में, तो जापान में उन्होंने ऋण देने के लिए बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 1% ब्याज दर पर भारत को ऋण मिला, तो उनमें इनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका थी। भारत जापान के संबंधों को नई ऊंचाई प्रदान की उन्होंने। उनके सम्मान में भारत एक दिन का राजकीय शोक भी रखा गया था। जब उनकी मृत्यु हुई तो उनके अच्छे संबंध थे, इसलिए भारत में एक दिन का राजकीय शोक भी रखा गया था। जापान के सर्वाधिक लंबे कार्यकाल तक प्रधानमंत्री रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। जापान के सर्वाधिक लंबे कार्यकाल तक प्रधानमंत्री रहने वाले शख्स कौन थे अगर पूछेगा तो भी शिंजो आबे ही आएगा। उनकी भारत को हाई स्पीड रेल यानी बुलेट ट्रेन परियोजना के लिए उदार शर्तों पर ऋण दिलवाने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका है। भारत जापान संबंधों को मजबूत करने में उनकी एकदम बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है, ये मैं अभी आपको बताया हूं। और भारत जापान संबंधों में उनके योगदान के लिए वर्ष 2021 में भारत द्वारा उन्हें पद्म विभूषण दिया गया। याद रखना, पद्म विभूषण दिया गया उनको भारत के द्वारा। कब दिया गया? 2021 में उनको पद्म विभूषण मिला था। तो कब मिला था इसको भी पूछ सकता है, 2021 में पद्म विभूषण दिया गया था। जनवरी 2022 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125 जयंती के अवसर पर वो नेताजी रिसर्च ब्यूरो द्वारा भी सम्मानित किए गए थे। क्लियर? तो शिंजो आबे से रिलेटेड जितने भी चीजें आ सकती हैं सारी चीजों को मैंने यहां पर कवर कर दिया है। कोई भी सवाल पूछा जा सकता है, आप लोग याद रखिएगा। हाल ही में फसल उत्पादन के आकलन पर राष्ट्रीय सम्मेलन कहां संपन्न हुआ? ए पुणे, बी जयपुर, सी नई दिल्ली और डी इंदौर। बताइए इसका आंसर दो। पुणे, जयपुर, नई दिल्ली, इंदौर। इसके अलावा पंचायती राज की एमसीक्यू भी आरंभ एजुकेशन चैनल पे मैं करवा रहा हूं। अगर आप लोग उसको एमसीक्यू देखना चाहते हैं तो वहां पर भी आप लोग ज्वाइन करके एमसीक्यू देख सकते हैं। अल्टरनेट डेज पे आता है, कल आएगा, उसके बाद फिर परसों करंट अफेयर्स यहां आएगा, करंट अफेयर्स के बाद फिर एमसीक्यू। इस तरीके से हम लोग कर रहे हैं। तो चलो, पुणे, जयपुर, नई दिल्ली, इंदौर कहां आयोजित हुआ? हाल ही में फसल उत्पादन के आकलन पर जो राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन हुआ वो हुआ पुणे, जयपुर, नई दिल्ली, इंदौर। सी नई दिल्ली, सी नई दिल्ली। फसल उत्पादन के आकलन पर राष्ट्रीय सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित हुआ। ठीक, फसल उत्पादन के आकलन पर राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ 13 जुलाई 2022 को नई दिल्ली में आयोजित हुआ है। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के तहत अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय और कृषि एवं कल्याण विभाग के द्वारा इसका आयोजित किया गया था। उद्देश्य क्या था? फसल आकलन के लिए विभिन्न एजेंसियों द्वारा उपयोग की जाने वाली विभिन्न कार्य प्रणालियों के बारे में चर्चा करना। फसल के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए सब क्या क्या प्रोसेस अपना रहे हैं उसको चर्चा किया गया इस सम्मेलन में। कहाँ आयोजित हुआ था? नई दिल्ली में। तो आपको यही पूछ सकता है कि कहाँ आयोजित हुआ था करके, फैक्चुअल क्वेश्चन है, याद रखिएगा, नई दिल्ली में आयोजित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जुलाई 2022 में किस राज्य सरकार ने बच्चों और अभिभावकों को स्कूल से जोड़ने और पढ़ने पढ़ाने का बेहतर माहौल तैयार करने हेतु सभी स्कूलों में पालक जागरूकता अभियान शुरू करने का निर्णय लिया है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से याद रखना। हरियाणा, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश। तो यहां पर क्या किया गया है? पालक जागरूकता अभियान, मतलब पालकों को भी बच्चों के एजुकेशन में पार्टिसिपेशन कर सकें, वो लोग उनको अच्छे तरीके से पढ़ा सकें, उनको भागीदारी बन सके, उनके भविष्य के लिए उनका वो जो सफर तय कर रहे हैं उसमें भागीदार बन सके। इस इंटरकनेक्टिंग एक दूसरे को कनेक्ट करने के लिए, देखिए ग्रामीण क्षेत्रों में क्या होता है, पालकों को ज्यादा स्कूल के भरोसे छोड़ दिए रहते हैं, घर पे कुछ तैयारी करवाते नहीं बच्चों को। तो इसको इनकरेज करने के लिए कि पालक भी बच्चों की पढ़ाई पे ध्यान दें, उनके संस्कार पे ध्यान दें, उनको सही शिक्षा दें, इसके लिए क्या किया गया है? छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा चालू किया गया पालक जागरूकता अभियान। तो अब अगर आपको बोले पालक जागरूकता अभियान किसके द्वारा चालू किया गया है तो छत्तीसगढ़ सरकार आएगा, ऑप्शन नंबर सी, छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा पालक जागरूकता अभियान चालू किया गया। क्या होता है, क्या है पालक जागरूकता अभियान, समझ गए आप लोग? तो ठीक है, तो ध्यान रखिएगा उसको। अब मैं आपको कुछ रॉकेट लॉन्चर के बारे में बता रहा हूं। PSLV C
C53 का सफल प्रक्षेपण किया गया है, PSLV C53 C53 का। ये किससे संबंधित है PSLV C53? तो कब किया गया? जून 2022 में किया गया। 30 जून 2022 को PSLV C53 का प्रक्षेपण किया गया। इसरो की वाणिज्यिक शाखा के द्वारा किया गया। इसरो की वाणिज्यिक शाखा के द्वारा, जिसका नाम है न्यूरो स्पेस इंडिया लिमिटेड। अगर आपको बोले इसरो की वाणिज्यिक शाखा का नाम क्या है, तो NSIL, न्यूरो स्पेस इंडिया लिमिटेड। इसरो की वाणिज्यिक शाखा का नाम क्या है? न्यूरो स्पेस इंडिया लिमिटेड है। तो इसी के द्वारा क्या किया गया है? PSLV C53 का प्रक्षेपण किया गया। सतीश धवन अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र श्रीहरिकोटा। ये कहाँ है सतीश धवन अनुसंधान केंद्र? आंध्र प्रदेश। और इसमें एक सवाल और आता है कि ये किस झील के समीप स्थित है? तो पुलिकट झील के समीप स्थित है। पुलिकट झील के समीप स्थित है। व्यापम में ये सवाल आ चुका है, इसको याद रखिएगा। तो सतीश धवन अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र से न्यूरो स्पेस इंडिया लिमिटेड, जो इसरो की वाणिज्यिक शाखा है, उसके द्वारा किया गया। अंतरिक्ष विभाग के तहत भारत सरकार की एक कंपनी है NSIL, जिसकी स्थापना 2009 में की गई थी, जिसका मुख्यालय बेंगलुरु में है। NSIL के बारे में देख रहे हो, जो वाणिज्यिक शाखा है, उसकी स्थापना 2009 में हुई थी और इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ है? बेंगलुरु में है। और इससे रिलेटेड और चीज देख ले, इस प्रक्षेपण यान से सिंगापुर के निम्न 3 उपग्रहों को लॉन्च किया गया। भारत में एक उपग्रह C53 तो लॉन्च किया ही गया, और भी सिंगापुर के 3 उपग्रह लॉन्च किए गए। कौन कौन से? DSEO, न्यूसार और स्कूप वन। न्यूसार और स्कूप वन। DSEO, न्यूसार और स्कूप वन, इसको याद रखना। ठीक, इसरो का PSLV का 55वां मिशन था ये। PSLV रॉकेट लॉन्चर है। PSLV तो याद जानते होंगे आप लोग। NSIL का दूसरा समर्पित वाणिज्यिक मिशन, NSIL का दूसरा, और इसरो का 55वां PSLV C53। ठीक, इसके बाहर आपको नहीं पढ़ना पड़ेगा, इतना काफी है इसके लिए पढ़ने के लिए। एक और देख लेते हैं, संचार उपग्रह GSAT-24 का सफल प्रक्षेपण। संचार उपग्रह GSAT-24 का प्रक्षेपण कहां से किया गया? 23 जून को किया गया। कब किया गया? 23 जून 2022। 23 जून 2022 को फ्रेंच गुयाना के कोरू प्रक्षेपण स्थल से किया गया। कहां से किया गया? फ्रेंच गुयाना के कोरू। किसके द्वारा? एरियन 5 V8257 प्रक्षेपण यान के द्वारा किया गया। यह न्यूरो स्पेस इंडिया लिमिटेड NSIL का पहला मांग आधारित उपग्रह मिशन था। NSIL इसरो की वाणिज्यिक शाखा है ना? तो ये तो आपको पता ही दिया। स्थापना 2019। एक बार इसको क्रॉस चेक करना पड़ेगा, 2009 है या 2019 है, एक बार देख के मैं बताऊंगा आप लोग को। बेंगलोर में उसको मुख्यालय है। GSAT-24 KU बैंड का संचार उपग्रह है। इसका वजन 4180 किलोग्राम है और इसका जीवन काल 15 वर्ष है। और ये जो है वो आपका ये टाटा स्काई वगैरह जो है ना, टाटा स्काई वाला सैटेलाइट जो आपका DTH चैनल रहता है, DTH, उसके नेटवर्क को सुदृढ़ करने और इंप्रूव करने में ये मदद करेगा। ठीक, तो ये याद रखिएगा आप लोग। चलो नेक्स्ट देखिए, 7 जुलाई 2022 को केंद्र सरकार ने किसे G20 में भारत का नया शेरपा नियुक्त किया? शेरपा मतलब प्रतिनिधित्व। तो G20 में प्रतिनिधित्व अरविंद परगनिया, शक्तिकांत दास, डॉक्टर KV कामत और अमिताभ कांत। बताइए, चलो बताओ इसको। अरविंद परगनिया, शक्तिकांत दास, KV कामत, अमिताभ कांत। तो इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर आएगा अमिताभ कांत। डी। अमिताभ कांत को भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए भेजा गया, शेरपा नियुक्त किया गया। किसमें? G20 में। ठीक है, G20 में। भारतीय शेरपा, उल्लेखनीय है कि शेरपा किसी अंतरराष्ट्रीय शिखर सम्मेलन में, विशेष रूप से वार्षिक G20 शिखर सम्मेलन में किसी देश या सरकार का प्रतिनिधि होता है। G20 में भारत के नए शेरपा अमिताभ कांत। प्रतिनिधि बताया था, अमिताभ कांत नीति आयोग के पूर्व CEO हैं। नीति आयोग के पूर्व CEO अमिताभ कांत आप लोग सुने होंगे। वर्तमान में नीति आयोग के अध्यक्ष खुद प्राइम मिनिस्टर हैं। ठीक, याद रखना। अभ्यास, हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल का सफल उड़ान परीक्षण। देखो, ये हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल, ये क्या है? ये बेसिकली मिसाइल टेस्टिंग के लिए यूज किया जाता है। मिसाइलों के टेस्टिंग के लिए इसको यूज किया जाता है। इसका प्रक्षेपण किया गया 29 जून 2022 को। कहां से? उड़ीसा के तट पर स्थित एकीकृत परीक्षण केंद्र ITR, एकीकृत परीक्षण केंद्र से इसको शुभारंभ किया गया इसका। ठीक है, इसको याद रखिएगा। किसके द्वारा? DRDO के द्वारा इसको तैयार किया गया। इसका इमेज आप लोग को दिख रहा होगा। ये बेसिकली मिसाइल टेस्टिंग के लिए यूज किया जाता है ना। सितंबर 2 और इसके अतिरिक्त कौन कौन सा जो DRDO के द्वारा बनाया गया है उसको मैं आपको एक सीधा स्लाइड में बता दे रहा हूं, जिससे आप लोग को काफी हेल्प मिलेगा। और अगर इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा तो सारे क्वेश्चंस आपके बन जाएंगे इससे रिलेटेड। देखो,
सितंबर 2021 में डीआरडीओ ने एकीकृत परीक्षण रेंज आईटीआर चांदीपुर उड़ीसा से आकाश मिसाइल का प्रक्षेपण किया। आकाश प्राइम के नाम से एक नए संस्करण का परीक्षण किया, आकाश प्राइम, ये भी डीआरडीओ ही बनाया था। और जुलाई 2021 में पिछले साल डीआरडीओ ने आकाश एनजी नई पीढ़ी और मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल MPATGM की लॉन्चिंग की। तो आकाश एनर्जी ये भी डीआरडीओ बनाए हैं, ठीक है, और मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल भी वही बनाए हैं। जून 2021 में डीआरडीओ द्वारा नई पीढ़ी की परमाणु सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि प्राइम का भी सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया गया, अग्नि प्राइम, उसका भी जून 2022 में पिछले साल। उसके बाद जून 2021 में फरवरी 2021 में स्वदेशी रूप से विकसित एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल हेलिना और ध्रुवास्त्र। तो अगर आपको पूछे एंटी टैंक स्वदेशी रूप से निर्मित एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का नाम क्या है, हेलिना और ध्रुवास्त्र। हेलिना और ध्रुवास्त्र का भी सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया, इसको भी याद रखना। और अक्टूबर 2020 में एक साल और 2 साल पहले ओडिशा के तट पर व्हीलर द्वीप से सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ टॉर्पीडो SMART का सफल उड़ान परीक्षण किया गया। तो हेलिना और ध्रुवास्त्र ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, स्वदेशी निर्मित एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, इसको भी डीआरडीओ ने बनाया था। तो पिछले 2 साल में भी कौन कौन से और मिसाइल बनाए गए हैं उसको भी आपको बता दिया। इसी मिसाइल को टेस्टिंग करने के लिए अभी वो बनाया गया है, अभ्यास, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 23 जून 2022 को केंद्र सरकार ने किसे राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण NIA का महानिदेशक नियुक्त किया है? नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। NIA की स्थापना 2008 में जब मुंबई बॉम्ब ब्लास्ट हुआ तब ये आवश्यकता महसूस की गई कि नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की स्थापना करना जरूरी हो गया है, ताकि जो है आतंकवादी विरोधियों में गतिविधियों में जो लिप्त हैं उन लोगों को इन्वेस्टिगेट ये कर सके करके। इसके पहले जो अब सीबीआई क्या करता है, सीबीआई आतंकवाद को छोड़कर भ्रष्टाचार और भी संदिग्ध मामले में मर्डर वगैरह के जांच करता है, लेकिन ये क्या करता है, एनआईए जो है आतंकवादी गतिविधियों की जांच करता है। तो एनआईए का नया महानिदेशक किसे बनाया गया है? कुलदीप सिंह, वाईसी मोदी, दिनकर गुप्ता, SS देसवाल। किसको बनाया गया है? एक कुलदीप सिंह, वाईसी मोदी, दिनकर गुप्ता और SS देसवाल। तो बनाया गया दिनकर गुप्ता को। एनआईए के बारे में और देख लेते हैं, दिनकर गुप्ता को बनाया गया है, ठीक है। महानिदेशक नियुक्त किया गया है पूर्व डीजीपी दिनकर गुप्ता। तो ऑप्शन में आ जाएगा इसका C, दिनकर गुप्ता, ठीक, याद रखिएगा। 23 जून 2022 को केंद्र सरकार ने वरिष्ठ IPS अधिकारी एवं पंजाब के पूर्व डीजीपी दिनकर गुप्ता को NIA नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का नया महानिदेशक नियुक्त किया। वह वर्ष 1987 बैच के पंजाब कैडर के वरिष्ठ IPS अधिकारी हैं। 31 मार्च 2024 को इस पद पर वह कुलदीप सिंह अतिरिक्त प्रभार का स्थान लेंगे। इसके पहले NIA के महानिदेशक कुलदीप सिंह थे, वो अतिरिक्त प्रभार पर थे, और उनकी जगह पर किसको लाया गया? दिनकर गुप्ता को लाया गया, ठीक है, दिनकर गुप्ता को लाया गया। एनआईए का गठन कब हुआ था? 31 दिसंबर 2008, इसको भी याद रखना। हाल ही में किस भारतीय महिला ने मिसेस यूनिवर्स डिवाइन 2022 का खिताब जीता है? मिसेस यूनिवर्स डिवाइन का खिताब किसने जीता है? अब बताओ, मिसेस यूनिवर्स डिवाइन का खिताब किसने जीता है? सिनी शेट्टी, पल्लवी सिंह, राधिका चौहान, मनसा वाराणसी। मनसा वाराणसी, इसका आंसर आएगा पल्लव सिंह, पल्लवी सिंह, पल्लवी सिंह। ये हुआ था दक्षिण कोरिया में। मिसेस इंडिया डिवाइन, मिसेस यूनिवर्स डिवाइन दक्षिण कोरिया में ये संपन्न हुआ था। इसके पहले मिसेस कोरिया डिवाइन, ये पल्लवी सिंह जो है ना, इसके पहले मिसेस इंडिया की खिताब जीत चुकी हैं, मिसेस इंडिया का खिताब भी जीत चुकी हैं, मिसेस इंडिया का खिताब जीत चुकी हैं 2020 में, ठीक है। और ये जो है वो कानपुर की रहने वाली है। कहाँ की रहने वाली है? कानपुर की रहने वाली है। तो इन्होंने जीता है मिसेस इंडिया डिवाइन। ये कहाँ हुआ था? साउथ कोरिया में आयोजित हुआ था। तो कौन जीता? ऑप्शन आ जाएगा B, पल्लवी सिंह। क्लियर है? चलो नेक्स्ट देखते हैं। खारची पूजा महोत्सव 2022 जून जुलाई 2022 में किस राज्य में मनाया जाएगा? मनाया गया? त्रिपुरा, अरुणाचल, झारखंड, असम। त्रिपुरा, अरुणाचल, झारखंड, असम। त्रिपुरा, अरुणाचल, झारखंड, असम। ये मनाया गया त्रिपुरा में। खारची जो है वो लोग का बहुत बड़ा पारंपरिक महोत्सव है, पारंपरिक राज्य में खारची पूजा महोत्सव। खारची पूजा महोत्सव के बारे में आप लोग को इंपॉर्टेंट चीज मैं बता देता हूं। जून जुलाई 2022 में मनाया गया, 7 दिन का होता है खारची पूजा महोत्सव। त्रिपुरा के सबसे लोकप्रिय महोत्सव में शामिल है ये। 14 हिंदू देवी देवताओं की पूजा बड़े शाही तरीके से इसमें की जाती है। 7 दिन का होता है। खारची शब्द ख्या से लिया गया है, जो पृथ्वी का परिचायक है। ख्या मतलब पृथ्वी, तो पृथ्वी की ही पूजा की जाती है। मूल रूप से हिंदू आदिवासी का उत्सव है, जो अब आदिवासियों और गैर आदिवासियों द्वारा मनाया जाता है। हिंदू
आदिवासियों का उत्सव है। 14 देवी देवताओं शामिल हैं, शिव, दुर्गा, विष्णु, लक्ष्मी, सरस्वती, कार्तिकेय, गणेश, ब्रह्मा, गंगा, अग्नि, कामदेव, पृथ्वी, अवधि और हिमाद्री। ठीक, ये इसको याद रखने का जरूरत नहीं है, याद रखना 7 दिन के लिए कहाँ मनाया जाता है, त्रिपुरा में मनाया जाता है। ठीक, खारची महोत्सव। अब एक चीज बताओ, 7 से 9 जुलाई 2022 के मध्य राष्ट्रीय शिक्षा नीति के कार्यान्वयन पर अखिल भारतीय शिक्षा समागम कहाँ आयोजित हुआ? नई दिल्ली, बेंगलुरु, वाराणसी, गांधीनगर। तो ये तो ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, सी वाराणसी आएगा। रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर भी वाराणसी में है और ये आयोजन हुआ वाराणसी, सी। 7 से 9 जुलाई 2022 के मध्य राष्ट्रीय शिक्षा नीति के क्रियान्वयन पर अखिल भारतीय शिक्षा समागम। जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति अभी नई लाई गई है उसको कैसे इंप्लीमेंट करना है। देखिए, कोई भी एजुकेशन सेक्टर को सुधारने के लिए सिर्फ नीतियों की आवश्यकता नहीं होती है, उसको अच्छी तरीके से इंप्लीमेंट करने की भी आवश्यकता होती है। तो उसको कैसे बेहतर तरीके से इंप्लीमेंट किया जाए उसके बारे में डिसीजन लेने के लिए वाराणसी में आयोजित किया गया था। वाराणसी का दूसरा नाम काशी। ठीक, देखो एक चीज और बता रहा हूं थ्योरी। राज्यसभा में राष्ट्रपति 12 लोगों को नॉमिनेट करने का अधिकार है और लोकसभा में 2 लोगों को। तो 12 लोगों को राष्ट्रपति नॉमिनेट करते हैं, किस क्षेत्र से? किस क्षेत्र से? अनुच्छेद 81(1)(a), अनुच्छेद 81(1)(a) के तहत राष्ट्रपति कला, साहित्य, विज्ञान और सामाजिक सेवा, कला, साहित्य, विज्ञान और सामाजिक सेवा, इन 4 क्षेत्रों से राष्ट्रपति लोगों को 12 सदस्यों को राज्यसभा में नॉमिनेट करते हैं। जैसे कि कला के क्षेत्र से आपका जावेद अख्तर साहब भी गए थे एक बार, और कला है ना, सामाजिक सेवा, साहित्य के क्षेत्र से भी जाते रहते हैं। दिनकर जी को राज्यसभा के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे वो, जब दिनकर जी थे। तो ये सब याद रखने का। तो 4 सदस्य जो अभी वर्तमान में 4 सदस्य मनोनीत किया गया। प्रसिद्ध संगीतकार इलैया राजा को राज्यसभा में सदस्य मनोनीत किया गया है। प्रसिद्ध खिलाड़ी पीटी उषा को मनोनीत किया गया है। पटकथा लेखक विजेंद्र प्रसाद को नॉमिनेट किया गया, और समाजसेवी एक समाजसेवी को। तो याद रखना, इलैया राजा, पीटी उषा, विजेंद्र प्रसाद और एक समाजसेवी। तो ये 4 लोगों को राज्यसभा में नॉमिनेट करके राष्ट्रपति ने बुलाया। अनुच्छेद 81(1)(a) के तहत, इसको भी याद रखना। हाल ही में प्रथम भारतीय पशु स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन कहां आयोजित हुआ? नई दिल्ली, लखनऊ, गाजियाबाद, भुवनेश्वर। नई दिल्ली, लखनऊ, गाजियाबाद, भुवनेश्वर। पशु स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन कहां आयोजित हुआ? नई दिल्ली, लखनऊ, गाजियाबाद, भुवनेश्वर। बताओ, ये हुआ पशु स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन नई दिल्ली। कहां? नई दिल्ली में, न्यू दिल्ली। ठीक है, पशु स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित हुआ। जुलाई 2022 को पी गोपीनाथन का निधन हो गया। वह कौन थे? संगीतज्ञ, तबला वादक, संतूर वादक, गांधीवादी एवं स्वतंत्रता सेनानी। पी गोपीनाथन थे गांधीवादी और स्वतंत्रता सेनानी। गांधीवादी और स्वतंत्रता सेनानी, इसका आंसर आ जाएगा डी, गांधीवादी और स्वतंत्रता सेनानी। ये देखिए, पी गोपीनाथ गांधीवादी और स्वतंत्रता सेनानी थे, याद रखना। इनके बारे में और देख लेते हैं। प्रसिद्ध गांधीवादी थे, 100 साल के थे और 5 जुलाई 2022 को इनका निधन हो गया। प्रथम पुरस्कार पद्मश्री मिला था इनको 2016 में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। पद्मश्री इनको कब मिला था? पद्मश्री मिलता है, वो लोग का निधन होता है, वो लोग को याद रखा करो, बहुत पूछता है। तो पद्मश्री मिला था 2016 में। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में भी इन्होंने भाग लिया था। ठीक है, पी गोपीनाथन भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में इन्होंने भाग लिया था। 8 अगस्त 2022 को 8 अगस्त को चालू हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन चालू हुआ था ऑपरेशन 0 आवर, इसी से संबंधित है। ऑपरेशन 0 आवर के तहत गांधी जी को गिरफ्तार भी किया गया था। ठीक, ऑपरेशन 0 आवर के तहत गांधी जी को गिरफ्तार भी किया गया था, है ना। तो इसको याद रखिएगा आप लोग। 2016 में इनको पद्मश्री मिला है ना। जुलाई 2022 को कमलम ड्रैगन फ्रूट पर राष्ट्रीय सम्मेलन 2022 कहां आयोजित किया गया? चंडीगढ़, मोहाली, कोहिमा, नई दिल्ली। बताओ, कमलम ड्रैगन फ्रूट पर राष्ट्रीय सम्मेलन 2022 कहां आयोजित हुआ? चंडीगढ़, मोहाली, कोहिमा, नई दिल्ली। तो इसको कहा जाता है, हिंदी में कमलम बोला जाता है। ड्रैगन फ्रूट पर सम्मेलन जो आयोजित हुआ है वो हुआ है नई दिल्ली में। कब आयोजित हुआ है? नई दिल्ली, डी, नई दिल्ली में आयोजित हुआ। ड्रैगन फ्रूट पर जो सम्मेलन है वो नई दिल्ली में आयोजित हुआ। ठीक है, क्लियर? इतना क्लियर है?
तो आगे के जब हम लोग और भी क्लासेस में आएंगे तो इससे आगे का मैं करंट अफेयर्स और भी करवाऊंगा। इसी तरीके से हम लोग अल्टरनेट डेज पे ध्यान रखिएगा, एक एक वीडियो आएगा जिसमें आप लोगों को पूरा करंट अफेयर जो है 6 महीने के अपन इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को कवर कर लेंगे। इसका पीडीएफ ध्यान रखिएगा, पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। कहाँ मिल जाएगा? टेलीग्राम चैनल पे। तो जो जो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किए वो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए, ठीक है। तो आज की क्लास हम लोग यहीं पर खत्म करते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप लोग का करंट अफेयर्स का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो रहा होगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे परसों, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।